हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोच्च आईएएस। यू ऑल नो कि ब्रिक्स जो है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। द रीज़न इज़ दैट 18th समिट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड बाय इंडिया फ्रॉम September 12 onwards, and in this 18th summit India going to held this BRICS summit in New Delhi. द ऑफिशियल थीम जो इसका रखा गया है वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब इन सभी का मतलब हमें समझना होगा कि इनोवेशन का मतलब क्या है, कोऑपरेशन का मतलब क्या है, सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस का मतलब क्या है इंडिया के लिए, और इस थीम का मतलब क्या है पूरा का पूरा। और क्योंकि ये ब्रिक्स समिट और ब्रिक्स ग्रुप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना है, इसलिए इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट टू नो टू नो द complete details about BRICS. The complete details means what is this group. The complete details means why it was formed, what is its core objective, क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाया है, क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं, इंडिया का क्या इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ अगर कोई चैलेंजेस हैं तो उससे रिलेटेड क्या वे फॉरवर्ड होगा, क्योंकि यही स्ट्रक्चर में आपको मेंस आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रिक्स के बारे में समझते हैं। ब्रिक्स को हमें जियो पॉलिटिकल लेवल से समझना होगा, जियो इकोनॉमिक्स लेवल से समझना होगा, और ग्लोबल ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के एस्पेक्ट से समझना होगा। बट बिफोर गोइंग फर्दर, बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ऑल द कॉन्सेप्ट दैट इज एसोसिएटेड विद दिस particular ब्रिक्स ग्रुप, there is a little introduction about this platform. This is Sarvocch IAS, and it is completely dedicated for all those individuals who have a curiosity to know about India's development and India's contemporary issues, who is preparing for UPSC civil services examination or any state civil services examination. This platform is completely dedicated for all those individuals. Currently, we are providing GS2, GS3, and anthropology optional. We are not taking any fee, we are not taking any charges from all of you. So that's why it becomes right platform for all of you. The principle behind working of this platform is simple. Your economic obstacles, your financial hurdles should not be a problem for your education accessibility, right? So अगर आप हमारे वे ऑफ एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट होते हैं तो हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो हमारे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपके सवाल को जवाब दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वाले लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये ब्रिक्स क्या है, क्योंकि जब तक हम ब्रिक्स को नहीं समझेंगे तब तक हमें और भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आफ्टर World War II there were a lot of institutions that was formed, that was established, like World Bank Group, World Trade Organizations, right? United Nations Security Council. So multiple institutions were established, like United Nations Security Council, World Trade Organizations, World Bank Group, and other institutions also established. But the problem of all these institutions was that there was no fair representation for emerging economies. There was no fair representation for developing countries. And due to absence of fair representation of developing countries, the groupings was started forming at regional places. And one of the group that was formed to counter this type of fair representation, to counter this type of unfair representation, to counter this type of Western dominated institutions, one of the institutions that was formed to counter all this is ब्रिक्स ग्रुप। और सर इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि ये जो ग्रुपिंग बना, इसके पीछे का जो गोल है, ट्रांसलेट इकोनॉमिक हेफ्ट इनटू ग्लोबल पॉलिटिकल वॉइस। क्योंकि ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस में इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की वॉइस कैसे पहुंचती जब तक वो अपनी ग्रुपिंग्स नहीं बनाते। तो इसलिए इस अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस तक एक पावर के साथ, एक अथॉरिटी के साथ, एक पॉलिटिकल वॉइस देने के लिए आपने ग्रुपिंग्स को बनाना स्टार्ट किया।
फोकस इसका साउथ साउथ कोऑपरेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म के बारे में आवाज़ उठाना है। तो ये है सर, इसलिए बहुत सारी ग्रुपिंग से स्टार्ट हुई। 2006 आते आते ये ब्रिक कोऑपरेशन इनिशिएट हुआ। 2010 में साउथ अफ्रीका इस ग्रुप को ज्वाइन करता है और ब्रिक से ये ब्रिक्स बन जाता है। 2024 से 25 तक मल्टीपल कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं इसमें जुड़े जाते हैं। अगर मैं 2024 की बात करूं तो इस टाइम में इजिप्ट, इस टाइम में आपको इथियोपिया, इस टाइम में आपको ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऐसे सारे कंट्रीज इसके मेंबर बने। 2025 में इंडोनेशिया इसका फुल मेंबर बन जाता है। और फिर जो ब्रिक 4 कंट्री से मिलकर के बना था, अब टोटल 11 कंट्रीज इसमें हो जाते हैं। और इसके अलावा जो ब्रिक है ना, इसमें आप सभी को पता है कि एस का मतलब साउथ अफ्रीका, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, आर का मतलब रसिया और बी का मतलब ब्राज़ील। तो ये सब कंट्रीज इस ग्रुप के मेंबर हैं। सो ब्रिक्स हैज़ इवोल्व फ्रॉम 5 country economic group, 4 country economic grouping into a much broader platform representing the global south voices. And you all know that why it was formed. It was formed to raise the greater voice for emerging economies. Now, what is the BRICS core objective? इसके ऑब्जेक्टिव को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी भी ग्रुपिंग के ऑब्जेक्टिव को नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए दिक्कत होगी कि हम उस ग्रुपिंग के स्टेटस, उस ग्रुपिंग के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसे क्लासीफाई करना पड़ेगा। देयर इज सम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इकोनॉमिकली कोऑपरेट करें। किसे कोऑपरेट करें? तो जो भी मेंबर नेशंस हैं उनको हम कोऑपरेट करें। हम उन्हें ट्रेड में कोऑपरेट करेंगे, हम उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराएंगे, हम अपने मेंबर कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हम फाइनेंशियल कोऑपरेशन करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम टेक्नोलॉजी से कोऑपरेट करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल गवर्नेंस, जो कि मैं आपको बताया कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रुपिंग was to raise the voice of global south to the global level, voice of the emerging economies to the global level. And BRICS wants greater representation of developing countries in IMF, in World Bank, in World Trade Organizations and United Nations, because you know all these institutions are completely dominated by Western nations, and there is no fair representation for emerging economies, and particularly United Nations Security Council, where it was highly dominated by Western countries, because you have heard about the permanent five, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होना जाना है। तो आपको ग्लोबल गवर्नेंस के लिए ये बनाया गया। तीसरा जो है इसका ऑब्जेक्टिव, रिड्यूस एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। और इसीलिए ब्रिक्स हैज़ अटेम्प्टेड टू डेवलप अल्टरनेटिव्स, कि जो भी वेस्टर्न फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसका अल्टरनेटिव हम क्रिएट करें। और ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, ब्रिक्स ने कॉन्टिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट बनाया, ब्रिक्स लोकल करेंसी सेटलमेंट करने की बात कर रहा है कि हम डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, हम अपने लोकल करेंसी पे भी सेटलमेंट कर सकते हैं कंट्री से दूसरे कंट्री में जब हम ट्रेड करें तो। और हम फाइनेंशियल कोऑपरेट करेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि हम कहीं भी डॉलर पे डिपेंडेंट ना रहें। और इसमें ये अपने आप को जस्टिफिकेशन देता है। जब वेस्टर्न कंट्री से सवाल इससे पूछा जाता है तो ब्रिक्स का जवाब होता है कि आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट नेसेसरली टू डिस्ट्रॉय द डॉलर, rather our objective is to create greater choice and resilience in the international financial system. तो ये जस्टिफिकेशन में दिया जाता है सर। और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? कोऑपरेशन करना ग्लोबल साउथ में। कैसे कोऑपरेशन करेंगे आप?
BRICS increasingly present itself as a platform for developing countries, emerging economies, South-South cooperation. और आप कॉपरेशन करना चाहते हैं साउथ साउथ में क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के। आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। आप फूड सिक्योरिटी में फाइनेंस करना चाहते हैं, फूड सिक्योरिटी में कोऑपरेट करते हैं। आप एनर्जी सिक्योरिटी में कोऑपरेट करेंगे, हेल्थ में कोऑपरेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो ये एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग है जहाँ पे इसकी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, मल्टीपल डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव्स। आप इतना ही नहीं, आप स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं इसमें। आप स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहे हैं? आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, आप टेररिज्म को ख़त्म करने के बारे में बात करते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात कर रहे हैं, आप बात करते हैं कि देयर शुड बी मल्टीपोलरिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 और 4 मेजर पावर हो, सभी के पास अपना अपना पावर है। तो सर दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग। अब एक एक करके हम सभी को समझेंगे, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, यू नो अबाउट ब्रिक्स इकोनॉमिक डायमेंशन। तो हमें ब्रिक्स के इकोनॉमिक डायमेंशन को समझना होगा, है ना। ब्रिक्स के इकोनॉमिक डायमेंशन को, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक डायमेंशन को समझेंगे। BRICS bring together countries with huge population, you know, all the member nations have huge populations, they have large natural resources, they have major energy producers, they have large markets, there is growing middle class people in all those countries, and there is significant manufacturing capacity of all those countries. And due to all this, BRICS therefore has enormous economic weight, and thing of economic strength has China, one of the member, that is China, their economic strength is manufacturing. India, their economic strength is service sector. आप जानते हैं कि सर्विस सेक्टर हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा डिजिटल इकोनॉमी, हमारा यूपीआई इंटीग्रेशन, ये सब में तो हम काफ़ी महारत हासिल किए हुए हैं ना। हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, दीज आर आवर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। रसिया, अगर उसको देखेंगे तो ऑयल, गैस प्लस मिनरल्स, तो सब हर किसी कंट्री का अपना एक स्ट्रेंथ है सर। ब्राज़ील, वहाँ का एग्रीकल्चर जाके पता कीजिए कितना डेवलप्ड है, वहाँ का कमोडिटीज़। तो सर दीज आर द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को हम अगर देखेंगे, जैसे कि ईरान हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, तो वहाँ का एनर्जी और वहाँ का कैपिटल। अब सोचिए सब अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें इन सारी चीज़ों में, तो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, है ना। तो इस तरीके से ये एक इकोनॉमिक डायमेंशन है इसका। इसका थोड़ी देर के लिए समझिए कि इसने जो 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्रिएट किया, इसका पर्पस क्या रहा होगा? इसका पर्पस था कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फंडिंग करना, रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़िया करना और वेस्टर्न डोमिनेंस को बाईपास करना। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में एक बात जानिए कि इसका हेडक्वार्टर है संघाई में, और आप सभी को बताया संघाई कहाँ है, तो चाइना में। एंड वाई इज न्यू डेवलपमेंट बैंक इम्पोर्टेंट? बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ्टन फेस infrastructure financing gap. India wants to create infrastructure, but there is lack of finance, right? Developing countries often face limited access to affordable long-term finance. और यही सिचुएशन को न्यू डेवलपमेंट बैंक लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करे, तो जो भी मेंबर नेशंस उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए जो फंडिंग की कमी है, वो फंडिंग की कमी ख़त्म हो सकती है। एंड देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स, दिस BRIC group represents institutionalization of South-South financial cooperation.
Think about contingency reserve arrangement. What is this? It is essentially a financial safety mechanism that is designed to provide liquidity support to member countries facing short-term balance of payment pressure. अगर किसी भी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रेशर आ जाता है तो उस टाइम में आप जो हैं उस कॉन्टीजेंसी में आप ये रिजर्व प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बच सके. सो न्यू डेवलपमेंट बैंक इज डेवलपमेंट फाइनेंस एंड कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. इट प्रोवाइड्स यू लिक्विडिटी सपोर्ट. आपको IMF पे डिपेंडेंट नहीं रहने की ज़रूरत है. आप ब्रिक्स से भी शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट ले सकते हैं. एंड डी डॉलराइजेशन है ना, डी डॉलराइजेशन. आप जानते हैं कि डॉलर का एक डोमिनेंट रोल है इंटरनेशनल मार्केट में, और हम अक्सर इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिक्स कि ब्रिक्स कंट्री हैव इंक्रीजिंगली डिस्कस्ड local currency trade, cross-border payment systems, reducing transaction costs, alternatives to dependence on the US dollar. But BRICS has not created a common currency comparable to euro currency. And creating a common currency would be extremely difficult because BRICS economies have different monetary policies, different inflation rates, different exchange rate regimes. So BRICS is moving towards greater financial diversification, not de-dollarization. हम जो है डॉलर के खिलाफ नहीं है, हम फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं कि क्यों हम डॉलर पे ही इंटरनेशनल ट्रेड करें. हम अपने लोकल करेंसी में भी तो ट्रेड कर सकते हैं. इससे हमारा खर्च भी तो कम होगा, इससे हम वल्नरेबल भी तो नहीं होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, है ना. तो ये चीज़ें हैं सर. हम फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं एंड लोकल करेंसी ट्रेड सेटलमेंट चाहते हैं, ना कि हमारा कोई कॉमन करेंसी है. तो सर ये इसका एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है. अब इसके स्ट्रेटजिक इंटेंट के बारे में समझिए, जो कि पॉलिटिकल डायमेंशन है. ब्रिक्स बार बार मल्टीपोलरिटी के बारे में बात करता है, और मल्टीपोलरिटी का मतलब क्या है? नो सिंगल कंट्री और ब्लॉक शुड डोमिनेट द इंटरनेशनल सिस्टम. जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो इंटरनेशनल सिस्टम में, इसी को कहा जाता है मल्टीपोलरिटी. कोई एक सिंगल कंट्री या कोई दो कंट्री पूरे तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम को डोमिनेट ना करे, और डोमिनेट करे भी तो जितनी भी कंट्री है सभी का इक्वल स्टेक हो. द आइडिया इज टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड among several centers, and for India this fits very well with its traditional preference for strategic autonomy. India does not want US dominated. इंडिया नहीं चाहता कि हम US डोमिनेटेड यूनिपोलरिटी वर्ल्ड में हो. इंडिया वांट्स, है ना, इंडिया वांट्स मल्टीपोलरिटी जहाँ भी सभी का इक्वल स्टेक हो. India also does not want China dominated ASEAN order. इंडिया चाइना डोमिनेटेड एशियन ऑर्डर भी नहीं चाहता, है ना. हम ग्लोबल ऑर्डर को इस तरीके से रखना चाहते हैं जहाँ पे हर कंट्री का इक्वल पार्टिसिपेशन हो. इंडिया प्रेफर्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड वेयर इट कैन इंडिपेंडेंटली pursue its national interest. So that's why we want global governance reform, कि जहाँ पे आप मल्टीपोलरिटी के प्रिंसिपल पे सभी इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करें. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, IMF, वर्ल्ड बैंक, टू मिरर करेंट ग्लोबल रियलिटीज़. नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में रियलिटीज़ वहाँ पे ला करके रखें. नॉट एंटी वेस्टर्न. ब्रिक्स फंक्शन एज अ डिप्लोमेटिक लेवरेज टूल, नॉट अ मिलिट्री अलायंस और सिस्टेमिक कॉन्फ्रंटेशन ब्लॉक अगेंस्ट द वेस्ट. राइट. सो दीज आर द मल्टीपोलरिटी प्रिंसिपल बिहाइंड दिस ब्रिक. अब इस बात को समझिए कि ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म यहाँ पर जो लिखा है इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझते हैं. आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें परमानेंट 5 मेंबर परमानेंट है सर, और इसमें किसी भी तरीके से कोई बदलाव नहीं हो सकता. और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हुआ
तो इस 5 मेंबर का कॉन्सेंसस चाहिए और इंडिया चाहता है कि ये 5 मेंबर में हम भी ऐड हो। क्यों ये 5 मेंबर? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिचुएशन कुछ और थी। आज जो है हर कंट्री अपने आप में पावरफुल है, तो फिर ये जो ग्लोबल रियलिटीज़ हैं वो रिफ्लेक्ट करें ना ये सब इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया ये ऐसा ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म चाहता है। अब आगे आप इस बात को समझिए कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, इंडिया का क्या स्टैंड है? व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी? फॉर इंडिया, ब्रिक्स सर्व at least 8 major interest. First major interest is strategic autonomy। और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का कहने का मतलब कि आपके पास ऐसी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि आप अपनी मर्जी से यूएसए के साथ भी और चाइना के साथ भी इंगेज रह सकते हैं। ये नहीं कि अगर हम यूएसए के साथ इंगेज हुए तो हमें चाइना के साथ इंगेज नहीं रहना पड़ेगा। आप ग्लोबल साउथ के साथ भी इंगेज रह सकते हैं, आपके पास ऐसी ऑटोनॉमी हो। और अगर ब्रिक्स और कोई छोटे छोटे ग्रुपिंग्स नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमें मजबूरन इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ग्रुपिंग्स, डेवलपमेंट फाइनेंस, शॉर्ट टर्म कॉन्टीजेंसी सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं हमें वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे डिपेंडेंट होना होता। एंड दिस ब्रिक प्रोवाइड्स इंडिया an alternative to these globally Western dominated institutions. BRICS prevent India from becoming excessively dependent on any one geopolitical bloc. So first is this. Second is multi-alignment, balances engagement in BRICS, Quad, G20 and Western partnerships simultaneously. Global South Bridge acts as a trusted voice linking developing nations with advanced economies. अगर आप एक साथ एकजुट होकर के अपनी बात को रखेंगे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे तो आपकी बात सुनी जाएगी और आपका बात का वेटेज होगा। एंड कोऑपरेट्स मल्टीलैटरली वाइड मैनेजिंग बायलैटरल बॉर्डर एंड ट्रेड फ्रिक्शंस। आप जानते हैं इंडिया और चाइना में बॉर्डर इश्यूज हैं, बहुत सारे राइवलरी हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड लिंक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन छोड़ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारा इकोनॉमी तो हर्ट होगा। तो हम अपने बॉर्डर इश्यूज को बायलैटरली सॉल्व करेंगे, चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रख करके, डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू हम जो हैं चाइना से इंगेज होकर के बॉर्डर इश्यूज को डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमारा जो इंडिया का इंटरेस्ट और चाइना का जो इंटरेस्ट है उसके साथ हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अब इंगेज रहेंगे। तो एक तरीके से बैलेंसिंग तरीके से आप जो हैं इंगेज रह रहे हैं। आगे पूरा का पूरा समरी फ्रेमवर्क अगर हम पूरे इस मुद्दे के बारे में देखें तो रिप्रेजेंटेशन जो कि ग्लोबल साउथ का वॉइस, रिफॉर्म के बारे में बात करना जो कि इसका ऑब्जेक्टिव है, रीस्ट्रक्चर कीजिए जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, रेजिलियंस जैसे कि लेवरेजिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कॉन्टीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस, और रियल पॉलिटिक्स सिक्योरिंग मल्टी अलाइनमेंट इन द वर्ल्ड ऑर्डर। राइट, तो ये सब पूरा का पूरा सर ब्रिक्स को लेकर के। तो पूरा का पूरा आपको ये बात समझ में आया कि हमने ब्रिक्स के बारे में कंप्लीट पिक्चर इस पार्टिकुलर लेक्चर में गेन किया। आगे आपको जो मैं सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि सितंबर 12 से इंडिया होस्ट करेगा, और इंडिया होस्ट करेगा तो उसमें जो थीम है जो कि बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब मेरा आपसे ये सवाल है, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर आप रेजिलियंस से क्या समझते हैं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा कंप्लीट पिक्चर ब्रिक्स के बारे में बता दिया हूँ। तो ये जो थीम है, थीम रेजिलियंस को लेकर के, जिसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको रेजिलियंस का मतलब बताऊंगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे इनोवेशन का मतलब, कोऑपरेशन का मतलब और सस्टेनेबिलिटी का मतलब ब्रिक्स में इंडिया के लिए क्या है। रेजिलियंस कहने का मतलब सर
कि आपको जो सप्लाई चेन है उसको आप स्ट्रेंथन कीजिए, ताकि आप एनर्जी रिजिलियंट रह सकें, ताकि आपका जो सप्लाई चेन इकोसिस्टम है वो रेजिलियंट हो सके। आप क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी से अपने आप को रेजिलियंट रखिए। आप क्लाइमेट फाइनेंस लीजिए, आप क्लाइमेट डेवलपमेंट कीजिए। तो आप बताइए मुझे कमेंट में कि इनोवेशन, कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी का मतलब आप क्या समझते हैं। और इस थीम पे जो भी डिस्कशन होगा और जो भी एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट हम तब समझेंगे जब सितंबर 12 के बाद इंडिया होस्ट करेगा, और जो मीटिंग्स होगी उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, कौन कौन से नए डेवलपमेंट्स होंगे, उन सभी को हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम में समझेंगे। और इस तरीके से आपको मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को, रीजनल ग्रुपिंग्स को पढ़ना होता है, अलग अलग एंगल को कनेक्ट करके। और यहाँ से आपका प्रीलिम्स का सवाल भी बनेगा, यहाँ से आपको मेंस का भी सवाल बनेगा। जो चैलेंजेस मैंने डिस्कस नहीं किया, वो चैलेंजेस जब मैं आपको की एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ाऊँगा तो उस टाइम में एक साथ सारे के सारे चैलेंजेस डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।